क्या किया? देखा, नीचे गिर गई। बहारी ने बौखला कर एहतजाज किया, फिर फुर्ती से उठकर पंखा बंद किया। हवा से गुलाबी पर्दा फड़फड़ाने लगा था। अल्लाह तुम्हें समझे, वो हल्की से कहती वापस आकर लेट गई। क्या तुमने नमाज पढ़ी? वो नमाज के लिए उठने लगी तो बहारी से पूछा। बहारी ने झट से खुद पे पेट कवर डाल लिया। हाँ, मैं अभी पढ़ती हूँ। ओह, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, खुल ही नहीं रही। ओह। और फिर वो लम्हे भर में जैसे होशो हर्ष से बेगाना सो चुकी थी। हयात सर झटक करेगी। फिर वुजू करने उठी तो फ़ोन बजने लगा। रूहेल कॉलिंग, उससे कॉल मौसूल की। कब आ रही हो तुम वापस? ये मत कहना कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। वो खिड़की के आगे रख के सोफे पर बैठी मुस्कुराकर फ़ोन कान से लगाए कह रही थी। वो तो है नहीं कर रहा, मगर अब्बा चाहते हैं कि मेरी शादी अनाउंस करें, एक वलीमा रिसेप्शन देकर। लेकिन जब तक तुम और जिहान आओगे तभी फंक्शन हो पाएगा। गुड फॉर यू। बस कुछ दिन तक आ जाऊंगी। उससे बहुत से आंसू अंदर उतारे। कितने दावे से कहकर आई थी कि जिहान और वो साथ वापस आएंगे, मगर वो तो कहीं भी नहीं था। फ़ोन बंद करके उससे वज़ू किया, फिर वहीं चाय नमाज डालकर नमाज पढ़ी। सलाम फेर कर वो दुआ के लिए उठे हाथों को यूं ही देखने लगी। दुआ? कितना अरसा हुआ जब उससे दुआ मांगनी छोड़ दी थी। जैसे डीजे के लिए मांगी, वैसे फिर कभी ना मांग सकी। कुछ था जो डीजे के साथ ही मर गया था। फिर माफ़ी मांगी, इस्तकामत मांगी, मगर दुनिया मांगना छोड़ दी। लोग, रिश्ते, नाते, ये सब दुनिया ही तो है। और यही सबको चाहिए होता है। उसे भी चाहिए था। फिर लबों पे आकर सारी दुआएं दम क्यों तोड़ जाती थीं। ऐसा क्यों लगता था कि माफ़ी अब तक नहीं मिली। वो गुमसुम सी अपने हाथों की लकीरें देखने लगी। अल्लाह के साथ ताल्लुक भी कितना मुबहिम सा था। ये ख्वाहिश थी कि मैं उसे अच्छी लगूं, मैं उसकी मानूं, मगर मुझे उस पे भरोसा कितना है, कितना इत्बार है। यहाँ आकर जिंदगी जैसे खाली जगह का सवाल बन जाती थी। पूरे फिक्रे के दरमियान एक खाली जगह थी। इधर कौन सा लफ्ज़ लिखना था। इस जगह पहुंचकर वो लिखना भूल जाती थी। कोई दुआ मांगे बिना वो उठ खड़ी हुई और मेज़ पे रखे मोबाइल की स्क्रीन को उंगली से छुआ। वॉलपेपर जगमगा रहा था। कितना जहर लगता है ये वॉलपेपर, बिलखसूस तब जब किसी खास टेक्स्ट की तवक्का हो। फिर चाय नमाज रखी, दुपट्टा उतार कर बालों को उंगलियों से संवारा और ड्रेसिंग रूम का पर्दा हटाकर उधर आई। हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पे रखा था। वही रात सोने से कबल 100 दफ़ा ब्रश करने की आदत। अपने बालों, जिल्द और खूबसूरती की हिफाजत पे उसे कोई समझौता ना था। ब्रश के साथ नकली फूलों का गुलदान रखा था, जिसके अंदर शीशे की एक डब्बी थी जो सुनहरी अफशा से भरी थी। उससे यूं ही वो डब्बी निकाली और खोली। सुनहरी चमचमाती अफशा उसकी पूछ से आती बल्ब की रोशनी में वो मज़ीद चमक रही थी। फिर एकदम से उस चमकती अफशा पे छाया सी बन गई, जैसे उसके और बल्ब के दरमियान कोई आड़ आ गई थी। इसी हाल के तहत उसे सर उठाकर आईने में देखा। उसके अक्स के पीछे कोई खड़ा था। अफशा की डिब्बी उसके हाथ से छूट गई। एक जोरदार शॉक सी चीख अलग से निकलने ही लगी थी कि पीछे खड़े शख्स ने सख्ती से अपना हाथ उसके लबों पे जमा दिया। श्श, चीखना नहीं, आवाज़ बाहर जाएगी और फिर ये सारी फैमिली भागती हुई आ जाएगी। वो चेहरा उसके करीब किए धीमी सरगोशी में बोला था। हया की आवाज़ से नहीं, सांस भी जैसे रुक गया था। वो फटी फटी बेयकीन निगाहों से दम साधे आईने को देख रही थी। चंद लम्हे लगे उसके आसाब को ढीला पड़ने में, और फिर उससे एक टर्नेट हाल से एहसास के तहत आंखें बंद करके खोली। जिहान ने आहिस्ता से अपना हाथ हटाया। सुनहरी अफशा उसके हाथों से होती हुई कदमों में जा गिरी थी। उसकी उंगलियां, फर्श, पैर का अंगूठा, हर जगह सोने के सराज चिपके थे। एक लम्हे को उससे दोनों हाथ एक दूसरे से झाड़ कर अफशा उतारनी चाहिए, मगर वो पूरे हाथ पे फैलती गई तो वो धीरे से उसकी जाने पलटी। वो अभी तक शॉक्ड और शल थी। तुम तुम इधर क्या कर रहे हो? खाली खाली निगाहों से जिहान का चेहरा देखते हुए वो बादिक्कत कह पाई। यही सवाल मैं तुमसे पूछने आया हूँ, तुम इधर क्या कर रही हो? वो जैसे ढेरों गुस्सा जब्त करके सख्ती से बोला। तुम अंदर कैसे आए? हया का दिमाग अभी तक सुन था। वो जवाब दिए बिना आगे बढ़ा और ड्रेसिंग रूम का पर्दा बराबर कर दिया। बेडरूम का मंजर छुप गया। फिर वो हया के मुकाबिल दीवार से जरा टेक लगाकर जीन्स की जेबों में हाथ डाले मुंतजिर सा खड़ा था। वो जैसे अलहदा जगह तफसील से बात करना चाहता था। उसके हवास धीरे धीरे बहाल होने लगे। वो अपने सुनहरी सराद वाले हाथ इस तरह भी अंदाज में एक दूसरे से मलती ड्रेसिंग टेबल के किनारे पे चाटी की। फिर खुले बाल कानों के पीछे उड़ से सुनहरी सराज स्याह बालों पे भी ठहर गए, मगर उसे पता नहीं चला।
अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि तुम मेरे पीछे इधर आ जाओगी तो मैं तुम्हें कभी ना बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुम्हारे पीछे? उसे जैसे तिल मिलाकर सर उठाया। बस एक पल लगा था उसे अपने हंसी अंदाज से वापस आने में। तुमने मुझे कब बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भूल गए हो शायद। तुम तो बगैर कुछ कहे सुने ही आ गए थे। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था कि मैं कपाडोकिया में हूँ? वो उसी तरह जेबों में हाथ डाले खड़ा भाग और उसे देख रहा था। मुझे कैसे पता हो सकता है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए अब इतना ट्रैवल करके आऊंगी? उससे जैसे अफसोस भरी हैरत से सर झटका। मैं तो खुद तुम्हें इधर देखकर हैरान हूँ, और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बल्कि एक मिनट, वो जैसे रुकी। डीजे मुझे कपाडोकिया आना था स्प्रिंग ब्रेक में। ओह, तुम ये बात जानते थे? शायद तुम मेरे पीछे आए हो। क्या ऐसा ही है? उससे लॉ टीचर से सुन रखा था कि जब अपना दिफा कमज़ोर हो तो मुखालिफ पे चढ़ाई कर देनी चाहिए। वो अपने दिफा के चक्कर में पड़कर पसपाई इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए इधर आऊँगा। मैं भी इतनी फारिग नहीं हूँ, हद है। जिहान ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। उसके बाल वैसे ही माथे पे जरा से बिखरे थे। शेव हल्की सी बढ़ी हुई थी और सफ़ेद रफ सी पूरी आस्तीन की टी शर्ट को कोहनियों से मुड़ा हुआ था। और इसको क्यों लाई हो? उससे अबरू से पर्दे की जानिब इशारा किया जिसके पार बेडरूम था। अया ने बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए। इसके पासपोर्ट का मसला था कोई? वो बेकार उधर रह रही थी। फिर अब्बा ने कहा था मैं अकेली ना जाऊं, और मैंने सोचा कि बॉडीगार्ड साथ ले जाऊँ, है ना? क्या है जिहान, मैं कपा धो के घूम फिर नहीं भी नहीं सकती अपनी दोस्तों के साथ? वो तुनक कर कहती अपनी उंगली में प्लांटेनियम बैंड घुमाने लगी। सुनहरी अफशा से अंगूठी भर चुकी थी। जिहान थोड़ी देर बागोर चांचनी नजरों से उसे देखता रहा। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम मेरे लिए नहीं आई और तुम्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं इधर हूँ। बहरहाल, कल कैसरी से एक फ़्लाइट अतातुर्क एयरपोर्ट के लिए निकल रही है और एक सबिया गोरचुन के लिए। तुम कौन सी लोगी? वो संजीदगी से उसे संभल के दोनों एयरपोर्ट्स के नाम लिए। क्या मतलब? मैं वापस नहीं जा रही। मैंने तो अभी कपाडोकिया देखा भी नहीं। हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। तुम इधर यूं अकेले कैसे रह सकती हो भला? ये मेरा मसला है, और मैं अकेली नहीं हूँ, हम दो हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो। वो करो जिसके लिए तुम इधर आए हो। और वैसे मुझे ढूंढने के अलावा तुम यहाँ किस मकसद के तहत आए हो? मुझे बहुत से काम है ज़माने में। कहते कहते वो एकदम रुका। हया का दिल जोर से धड़का। जिहान ने कलाई पे बंधी खड़ी देखी, फिर नफी में सर हिलाया। मैं ज़्यादा देर इधर नहीं रुक सकता। तुम कल वापस जा रही हो हया। मैं नहीं जा रही। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे इधर रहने से? उसी पल कमरे में रखे उसके मोबाइल की मैसेज ट्यून बजी। वो बात रोककर ड्रेसिंग टेबल के किनारे से उठी और पर्दा हटाकर मेज तक गई। जिहान ने गर्दन मोड़कर उसके कदमों को देखा। पाँव को क्या हुआ है? मेज से मोबाइल उठाते हुए उसका दिल लम्हे भर को थमा। अल्लाह अल्लाह, उस आदमी की नजरें। उससे कोई बात मुखफ़ी क्यों नहीं रहती? उससे तो पाँव पे पट्टी भी नहीं बांधी थी। चल भी बिल्कुल ठीक रही थी। फिर भी उफ, मेरे पाँव को। मोबाइल लेकर वापस मुड़ते उससे हैरत से गर्दन झुकाकर अपने पाँव को देखा। ओह, ये अफ़शा गिर गई थी। वो ही लग गई है। साथ ही उससे अंगूठा कालीन से रगड़ा। सुर्ख कालीन का वो हिस्सा फौरन चमचम करने लगा, मगर पाँव से अफ़शा नहीं उतरी। टखने एड़ी को कुछ हुआ है? मोच आई है या पाँव मुड़ गया? वो गर्दन तिरछी करके उसके पाँव को देखता कह रहा था। नहीं, मेरा पाँव तो बिल्कुल ठीक है। मगर वो, अब मैं समझी। मोबाइल पे हाले का फॉरवर्ड मैसेज चेक करके वो सहलाती उसकी तरफ आई। तुम मुझे वापस भेजने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो? जिहान ने नजर उठाकर उसको देखा। एक तो जब भी वो यूं देखता, लगता था अंदर तक दिल का सारा हाल जान लेगा। ठीक है, तुम इधर मेरी वजह से नहीं आई और तुम्हारे पाँव को कुछ नहीं हुआ। मुझे अभी जाना है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर कब मिलोगे? वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि वो बेख्तियार क्या उठी। जिहान ने रुककर उसकी तरफ देखा। जब तुम मेरे लिए आई ही नहीं हो तो फिर दोबारा मिलना। अभी खुद ही तो तुमने कहा कि बाद में बात करेंगे, वरना मुझे क्या? उससे हल्की से शाने उचकाए। जिहान ने जरा मुस्कुरा कर सर झटका। कल दोपहर 1 बजे शार्प मुझे कुएं पे मिलना। कौन सा कुआं? मादाम आप मेरे लिए नहीं कपाडोकिया की सियाहत के लिए आई हैं तो आपको यहाँ की तमाम टूरिस्ट अट्रैक्शन का इल्म तो होगा। कल हम कुएं में मिलेंगे। और ध्यान रखना, कुआं काफ़ी गहरा है। तुम्हें क्लास्ट्रोफोबिया तो नहीं है? मुझे से याद आने पर जाते जाते पलटा। अया ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ओके। उसने दरवाज़ा खोला, एहतियात से अतराफ में झांका, फिर बाहर निकल गया। बाहर उसी तरह सो रही थी। अया ने दरवाज़ा बंद किया और फिर बेख्तियार दिल पे हाथ रखकर आंखें बंद करके गहरा सांस लिया।
एक दबी दबी मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। बहुत स्मार्ट बनता था जिहान। शायद वो उससे ज़्यादा स्मार्ट थी कि उससे उसे ढूंढ ही निकाला था। हाँ, उसके सामने ये नहीं मानेगी कि वो उसके लिए आई है। जिस बंदे ने उसे ख़वार किया, उसको थोड़ा बहुत ख़वार करने का हक तो उससे भी था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने वापस आई और हेयर ब्रश उठाते हुए आईने में देखा। अजरक के कुर्ते पे सामने बालों पे, कानों के करीब और दोनों हाथों पे अफशा लगी थी। असपीली स्टोन के फर्श पे डब्बी अभी तक उल्टी पड़ी थी। वो डब्बी उठाने के लिए नहीं झुकी। अफशा की सबसे प्यारी बात ये थी कि उसे जितना खुद से उतारने की कोशिश करो, ये फैलती चली जाती है और जिसको छूती है उसको चमक अनायत कर देती है। दोपहर 1 बजे शार्प। उसे सीरियल मुस्कुराते हुए अपने अक्स को देखते ब्रश बालों में ऊपर नीचे चलाना शुरू किया। अभी उसे 100 दफ़ा ब्रश करना था। सुबह आशियाना के अतराफ के पहाड़ों पे बहुत सुहानी उतरी थी। कपादोकिया को जैसे उसका हुस्न वापस मिल गया था। उससे बहारे को तैयार होने को कहा, फिर मज़ीद कुछ नहीं बताया। बहारे भी बाल बना रही थी। उसे छोड़कर अपने अबाए और स्कार्फ को पिन लगाते हुए नीचे चली आई। आज उसका मूड बहुत खुशगवार था। फातिक स्पालिया काउंटर पे था। वो लॉबी भी छोटे से पथरीले कमरे की मानंद बनी थी। गारों में गार। सुबह बखैर आपा। जल्दी से सब काम छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जा हूँ। शुक्रिया फातह। वो उसके सामने आ खड़ी हुई। एक बात पूछनी थी, यहाँ आसपास कोई कुआं है? कुआं? फातह ने अजनबी से दोहराया। पता नहीं, कुएं हैं बहुत से, मगर आप किसकी बात कर रही हैं? ऐसा कोई कुआं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो और जो काफ़ी गहरा हो? फातह को बात समझाने के लिए उसे आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज अदा करने पड़ रहे थे। फातह ने तसव्वुफ से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं आपा, मैं ऐसे कुएं को नहीं जानता। वीरान खंडर कुएं मिल जाएंगे, मगर सियाहती मरकज़ मुश्किल है। सोचो फातह, कोई बहुत गहरा सा कुआं होगा इधर। सोचो ना। उसके दिल में बेचैनी सी अंगड़ाई लेने लगी। अल्लाह समझे जिहान सिकंदर को कभी इंसानों की जुबान में कोई बात नहीं करेगा। फिर एक पहेली। मुझे वाकई किसी गहरे कुएं के बारे में नहीं पता। वो ज़रा देर को रुका। आप गहरे कुएं का तो नहीं पूछ रही? इतनी देर से मैं और क्या पूछ रही हूँ फातह? नहीं नहीं, आप किसी कुएं का पूछ रही हैं, असल कुएं का जो गहरा हो, या आप गहरे कुएं का पूछ रही हैं? दोनों में क्या फ़र्क हुआ? उससे सवालिया अब्रू उठाई। शायद वो किसी मंजिल के करीब थी। देखें आपा, फातह दोनों हाथ हिलाते हुए टूटी फूटी अंग्रेजी में कहने लगा। एक होता है कुआं जिससे लोग पानी निकालते हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। और एक है गहरा कुआं, मगर वो कुआं नहीं है, वो यलतार शहरी है। यलदार शहरी मतलब? उससे नासमझी से पूछा। फातह ने बेबसी से उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। उसी पल मिसिस सोना लॉन्ड्री बास्केट उठाए वहां दाखिल हुई। फातह ने फौरन उन्हें पुकारा। सोना हानम, यलतार शहरी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड सिटी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक मिनट मिसिस सोना, वो मुझसे कमरे में अफशा गिर गई थी, वो साफ हो जाएगी ना? हाँ, फिक्र ना करो, पनार कर लेगी। उसे मुतमईन करके वो बाहर निकल गई। अंडरग्राउंड सिटी आपा, वो एक जेर ज़मीन शहर है जिसका नाम दरीन क्यू यानी गहरा कुआं है। आप उसका पूछ रही थी? हया पुर यकीन नहीं थी। शायद मैंने कपादोकिया के जेर ज़मीन शहरों का तो सुना है, मगर वो तो बहुत से होंगे। क्या ये दरीन क्यों कोई मशहूर स्पॉट है? ये कपादोकिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड सिटी है आपा। मगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं है? वो जैसे चौंकी और फिर एकदम उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। नहीं, और हाँ, मुझे यहीं जाना है, बिल्कुल यही जगह है। वो जैसे बहुत पुरजोश हो गई थी। फिर आप पनार के साथ चली जाए, वो आज तो शहर जा रही है, गारफील्ड की दवा लेनी है। ठीक है। वो एकदम इतनी खुश हुई कि उसकी आंखें चमकने लगी। फातिह ने सराज नवे से उसके मुड़कर जाते देखा। आशियाने के किसी मेहमान को उससे क्लॉस्ट्रोफोबिया ना होने पे इतना पुरजोश होते पहली दफ़ा देखा था। तुर्की के सूबे नौशहर का वही मानी था जो पाकिस्तान के शहर नौशहरा का है। दरीन क्यों यहाँ का सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन शहर था। ऐसे सैकड़ों शहर कपादोकिया में मौजूद थे जो कम से कम भी 2 मंजिला थे। जैसे तहखाने ही तहखाने हों। गए ज़मानों में कपादोकिया के वासियों, ईसाई आबादियों ने ये शहर बनाए थे ताकि जंग के दिनों में उनमें पनाह ली जा सके। उनके पास शहर के दानों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का निज़ाम भी मौजूद था। पानी, खुराक, रोशनदान, नकासी और खराज का निज़ाम। गर्ज ये तमाम इंतजामात से आरास्ता मुकम्मल शहर थे।
बस उनसे आसमान नजर नहीं आता था। 20वीं सदी के आगाज में ईसाई यहाँ से चले गए थे। अब बरसों से ये शहर वीरान थे। चंद साल पहले उनको सयाहों के लिए खोल दिया गया था। दरीन क्यों की 8 मंजिलें सयाहों के लिए खुली थीं। दरीन का मतलब गहरा और क्यों यानी कुआं। उर्दू में गहरी दोस्ती और दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ दरीना का माखज़ भी यही दरीन कहा था। मौलूद पे उसे बहारे और पनार को एक लंबी ड्राइव के बाद दरीन क्यों ले आए थे। वो कारफील्ड को लेकर वो शहर चले गए और वो तीनों शहर की दखली सुरंग की तरफ आ गई जहाँ स्याहों की लंबी कतार लगी थी। दरीन क्यों बाहर से यूं लगता जैसे एक छोटी पहाड़ी हो जिसकी दीवारों में बहुत से सुराख थे। यूं जैसे कोई जादूगरनी आँखें चौका ओढ़कर झुकी बैठी हो और उसके चौके से बहुत सी आंखें झांक रही हों। दखली सुरंग गार के दाने पे वो छोटा सा रास्ता था जिससे अंदर जाना था। बाहर धूप निकली थी लेकिन सुरंग से दूर से ही अंधेरी लग रही थी। ये स्वेटर रख लो, शायद ज़रूरत पड़ जाए। पनार ने खुद भी हल्का सा स्वेटर पहन लिया था और अब दूसरा उसकी तरफ बढ़ा रही थी। हया ने हैरत से उसे देखा, फिर चलचलाते सूरज को। इतनी गर्मी में रख लो। पनार के दोबारा कहने पर उसे स्वेटर तय करके बाजू पे डाल लिया। स्या पर्स दूसरे कंधे पे था। पहाड़ी ने पनार की उंगली पकड़ रखी थी। बालों को पोनी में बांधे वो धूप के बायस आंखें सुखेड़े खड़ी थी। अपनी बारी पे टिके टिकाकर वो आगे पीछे सुरंग में दाखिल हुई। बाहर धूप थी, अंदर अंधेरा सा फैला था। कप्पादोकिया की गारों और उस पहाड़ों की मुहिम पुरस्कार खुशबू हर सू फैली थी। गाइड उन सब स्याहों की रहनुमाई करता जा रहा था। रश काफ़ी था और राहदारियाँ तंग। बाज़ जगह तो इतनी तंग होती कि दोनों कंधे अतराफ की दीवारों से टकराते और बाज़ जगह गर्दन झुकाकर कमरे में दाखिल होना पड़ता। चंद राहदारियाँ उस सीढ़ियों से गुजरकर वो सब स्याह एक बड़े कमरे में जमा थे जहाँ शोर सा मचा था। स्याहों के सवाल और ऊंची आवाज़ में बोलता गाइड अजीब मछली बाजार सा बना था। वो बोर होने लगी। जिहान का कोई अता पता नहीं था और फिल वक्त उसे ये जानने में दिलचस्पी नहीं थी कि शहर का रोशनदान या पानी का निज़ाम किस तरह काम करता था। सो वो बनार की तरफ मुड़ी। तुम बहारे का ख्याल रखना, मैं बस आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बहारे परेशानी से कह उठी। मैं अपने तौर पे अंदर से ही शहर देखना चाहती हूँ। तुम पन्नार को तंग तो नहीं करोगी? बहारी ने नफ़ी में सर हिला दिया। अलबत्ता वो उसके जाने पे खुश नहीं थी। तुम जाओ, मैं छोटी बिल्ली का ख्याल रखूंगी। वो उस कमरे से आगे खिसक आई। कमरे ही कमरे, राहदारियाँ, मरखाबी चौखटें, जैसे थी मम्मी का सेट हो। दीवारों पे दूर दूर मशालों की मानिंद बल्ब लगे थे जो अंधेर गलियों को मध्यम सर्द रोशनी बख्श रहे थे। पुरस्कार मगर खूबसूरत। वो स्याहों के चमकटे से जरा आगे आई तो एकदम ठंड का एहसास हुआ। पनार ठीक कहती थी। उसने ग्रे स्वेटर अबाया के ऊपर पहन लिया और बटन सामने से खुले रहने दिए। वहाँ आसपास कोई नहीं था। वो जरा घुटन वाली जगह थी तो निकाब थोड़ी तक नीचे कर लिया। वो यूं ही तवील राहदारियों में आगे चलती जा रही थी कि दफातन हया। किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ तो वो डर कर 2 कदम पीछे हटते हुए मुड़ी। सांस एक लम्हे को रुका था मगर फिर बहाल हो गया। बस डर गई। आगे पैंट भूरी आधे आस्तीन की टी शर्ट, कंधे पे पूरा रस्सी बैग और सर पे स्याह भी कैप। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। वो लम्हे भर को तो कुछ कह नहीं पाई। हम्म, इतनी जल्दी डर गई? और कल मुझे किसी ने कहा था कि वो अकेले कप्पादोकिया में रह सकती है। चूंकि अभी वो गुज़िश्ता रात की तरह नहीं डरी थी सो लम्हे भर में खुद को संभाल चुकी थी। कल किसी ने ये भी कहा था कि वो अकेली नहीं है। ओह, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो भूल गया था। अभी किधर है वो? वो दोनों नीम रोशन रातहारी के बस में आमने सामने खड़े थे। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। जिहान एक नज़र उस पर डालकर दाईं तरफ एक कमरे में दाखिल हो गया। वो उसके पीछे चली आई। वो एक बड़ा सा कमरा था, जेर ज़मीन शहर का किचन। एक तरफ ज़मीन पे चौकोर चूल्हा बना था जैसे पाकिस्तान में गाँव में मिट्टी के चूल्हे होते हैं और दूसरी तरफ दीवार में खिड़की की माने चौकोर सा बड़ा सा खला था। उसे अपना किचन याद आया। जिहान से लाउंज में झांकने के लिए आधी दीवार जितना खला था। कुछ कहा था मैंने कल, हया। वो उस खुली बगैर पटकी खिड़की के साथ देख लगाए जेबों में हाथ डाले खड़ा था। क्या? वो अनजान बन गई। तुम वापस जा रही हो या नहीं? दीवार पर लगे बल्ब की रोशनी जिहान से टकरा कर गुजरती थी क्योंकि सामने वाली दीवार पे उसका साया पड़ने लगा था। हया उसके बिल्कुल मुकाबिल चूल्हे की चौकी पे आकर बैठ गई
उसका साया जिहान के साए के मुकाबिल गिरने लगा। वो असल में काफ़ी फासले पर बैठे थे, मगर एक ही दीवार पे गिरते आमने सामने बैठे साए काफ़ी बड़े और करीब लग रहे थे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं वापस नहीं जा रही। मगर क्यों? वो जैसे उकता गया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं कपाडोकिया देखने आई हूँ और देख कर ही जाऊंगी। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतने दिन कैसे रहोगी इधर? मैंने वो वीडियो खोल ली थी। जेहान के चेहरे की बजाय उसके साए को देखते हुए वो एकदम बहुत रसान से बोली। लम्हे भर को पूरे सेरे ज़मीं शहर में सन्नाटा छा गया। जेहान बिल्कुल चुप हो गया। उसे लगा वो भी हंसेगा, फिर उसे रुकने को कहेगा, मगर तो तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं क्यों तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ? वही संजीदगी भरा खुश्क अंदाज उसे धचका सा लगा। कोई अपनायत, कोई राज बांट देने वाला एहसास नहीं, वो तो वैसा ही था। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, और मेरे यहाँ होने से तुम्हें क्यों मसला है? उसकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा धर आया। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो, और ये महफूज जगह नहीं है। खड़े साए ने उतने ही गुस्से से सर झटका था। तभी से जमीन शहर की दीवारों ने बैठे साए को उठते और खड़े साए के सामने आकर रुकते देखा। और वापस जाने से मैं महफूज हो जाऊंगी जिहान बे। हाँ बिल्कुल। मुझे यहाँ से 2-4 दिनों में अनकरा चले जाना है, फिर वहाँ से एक और शहर, और उधर से शाम। मैं शाम से चंद दिन में इस्लामाबाद वापस आ जाऊँगा। मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। हो सकता है रोहेल के वलीमा में हम दोनों साथ हों। इसलिए अभी तुम चली जाओ। क्या गारंटी है इस बात की? हो सकता है वापसी में मेरी फ्लाइट क्रैश कर जाए। चंद लम्हे के लिए वो आगे कुछ नहीं कह सका, मगर मदम मशाल की रोशनी में भी हया ने उसकी बेतासुर आंखों में कुछ जख्मी होते देखा था। ऐसे मत कहो। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। नहीं जिहान बे, मुझे बोलने दो। हाँ, फिर क्या गारंटी है कि मैं वहाँ महफूज रहूंगी? हो सकता है कोई पुराना दुश्मन मुझे गाड़ी तले कुचल दे। हया में हो सकता है ये हमारा आखिरी सफ़र हो। क्या तब भी तुम उसे मेरे साथ नहीं करना चाहोगे? उसकी आवाज़ सीरीन क्यों की दीवारों से टकरा कर पलट रही थी, मगर अब उसमें आंसू भी शामिल थे। मैं सिर्फ तुम्हें महफूज देखना चाहता हूँ हया। वो जैसे बेबसी से बोला था। और तुम खुद? मेरा क्या है? मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा। मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये चाहते हो, तुम वो चाहते हो, तुम हर वक्त सिर्फ अपना क्यों सोचते हो जिहान? तुम हर चीज़ प्लान करके क्यों रखना चाहते हो? तुम हर वक्त दूसरों को आजमाते क्यों रहते हो? हया। उसे जैसे दुख पहुंचा था। वक्त पीछे चला गया था। वो उसका जिंजरब्रेड होश तोड़ चुका था और वो उस पर चिल्ला रही थी। नहीं, मुझे बोलने दो। आज मुझे बोलने दो। जितना तुमने मुझे आजमाया, उससे आधा भी मैं तुम्हें आजमाती ना, तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। वो उससे से बुलंद आवाज से बोल रही थी। दीवार पर गिरते साए असल से ज्यादा करीब खड़े थे। तुम ये समझते हो कि हर दफा तुम चीजें प्लान करोगे और सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा, फिर बाद में लोग तुम्हारी बातों के दूसरे मतलब ढूंढते फिरे, और इस दौरान किसका दिल कितना टूटे तुम्हें कब परवाह होती है? तुम दूसरों का कभी नहीं सोचते, मगर हर दफा ऐसा नहीं हो सकता। हर दफा दूसरे तुम्हारी तरफ की कहानी नहीं समझ लेंगे। ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा। मैं मज़ीद तुम्हारे इन प्लान्स के मुताबिक नहीं चल सकती। बोलते बोलते उसका सांस फूलने लगा। जिहान ने हाथ जेबों से निकाल कर सीने पे लपेट लिए और दाएं चौकर से जमीन को खुरचता वो सपाट चेहरे के साथ सुन रहा था। और भी जो कुछ अंदर भरा है मेरे खिलाफ वो भी कह दो। मेरे अंदर जो भी भरा हो तुम्हें परवाह नहीं है। तुम मुझसे मेरे बुरखे पे बहस करके चुपचाप चले आए। अगर तुम्हें मेरे बुरखे से मसला नहीं था, तो फिर तुमने एक दफ़ा भी कोई उम्मीद, कोई वजाहत क्यों नहीं दी? क्या ये मुनासिब था कि तुम यूं छोड़कर आ जाते मुझे और सारे खानदान में मेरा तमाशा बनता? तुम हर दफ़ा ये समझते हो कि बाद में तुम दूसरे को मना लोगे। क्या मना लेने से दिल पे लगे जख्म मिट जाते हैं? सख्त लकड़ी पे भी कुल्हाड़ी की एक ज़रब लगाओ तो सारी उम्र के लिए निशान रह जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ, या तुम सारी जिंदगी यही करते रहोगे? उसकी आवाज़ सर से फटने लगी। जिहान का बेतासु सपाट होता चेहरा देखकर उसे और भी गुस्सा चढ़ने लगा। जब से वो गुस्से से बोलने लगी थी, तब से उसका चेहरा बेतासुर पड़ गया था। और अगर मुझे कोई गाड़ी तले कुचल दे, तो फिर किसको वजाहतें देने आओगे? मगर तुम नहीं समझोगे। वो बेबसी भरे दुख के साथ कहती पलटी और तेज से कदमों से चलती बाहर निकल गई। फूला तनफ्फुस और आंखों में जमा आंसू असियत ही असियत थी। वो भी किसको समझा रही थी? वो परवाही कहाँ करता था। राहदारी में सब कदमों से चलती वो बेआवाज़ रोती आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एक कमरे में बैठने को वैसे ही चौकी नजर आई, तो जाकर उधर बैठ गई
और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बेख्तियार रोने लगी। चेहरा इसलिए ढांपा था कि गहरे कुएं की कदीम दीवारें उसके आंसू न दिख सके, सुरंग उसकी सिसकियां न सुन सके और मसुई मिशाल की रोशनी में उसकी हिज्जियों से लरजते वजूद का साया न पड़े। मगर आंसू, सिसकियां और लरजिश ढांप लेने से भी नहीं ढकती। वो भी किसको समझाना चाह रही थी? वो कहाँ उसकी मानता था? वो उसके साथ कप्पादोकिया में रहना चाहती थी, जितने भी दिन वो उधर है। मगर वो उसे अब भी हमेशा की तरह ज़बरदस्ती वापस भेज देगा। बेबसी सी बेबसी थी। उसने भीगा चेहरा उठाया। सुरंग, मरहावी चौखटें, बुलबुलाइयाँ सब सुनसान पड़ी थीं। वो वहाँ नहीं था। दीवार पे गिरता साया अकेला था। जिहान उसके साथ नहीं था। अपने गुस्से में वो सब भूल जाया करती थी। ये भी कि एक दफ़ा फिर वो हमेशा की तरह उसे छोड़ कर आ गई थी। वो सब बातें कहकर जो वो सिर्फ उसको हर्ट करने के लिए कह रही थी, उसका मतलब वो हरगिज़ नहीं था। उसे दिल से वो सब नहीं कहा था। अल्लाह अल्लाह! उसने ये क्या कर दिया? वो अब कैसे आएगा उसे मनाने? जिहान! वो बदहवास से के आलम में उठी और राहदारी की तरफ आई। वो दाएं से आई थी या बाएं से? शायद दाएं से। हथेली की पुष्ट से गाल रगड़ती वो उस जानी भागी। एक मोड़, दूसरा, दाईं तरफ। वो कमरा जहाँ अभी दो साए टकराए थे, अब वो खाली था। वो वहाँ नहीं था। जिहान! आंसू फिर से उसकी आंखों में जमा होने लगे। वो कहीं भी नहीं था। उससे फिर से उसे खो दिया था। मजीद उससे देरीन क्यों देखा नहीं किया। वो उल्टे कदमों वापस मुड़ी। मुश्किल सीढ़ियाँ मिली और बाहर जाने का रास्ता समझ आया। गाइड से अभी तक वहीं थे। बाहरी और बरनार भी एक तरफ खड़ी थी। उससे बाहरी का हाथ थामा और अपनी मुतवर्रम सुर्ख आंखें छुपाने की सही किए बगैर बस इतना बोली, वापस चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पनाह हैरान और फिर परेशान हो गई, मगर वो कोई जवाब दिए बिना गहरे कुएं की दखली रोशन की तरफ बढ़ गई, जहाँ से सूरज की रोशनी झांक रही थी। वो तीनों सुरंग में आगे पीछे चलती गई। कार का अंधेरा छुट गया और फिर आखिरकार के धाने पे सूरज से चमकता रोशन दिन सामने खड़ा था। वो कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। पनार ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। पहाड़ी जो बेचैन हो रही थी, उसको भी चुप करवा दिया। उसका दिल बार बार भर रहा था। वो क्यों फिर से उसे छोड़ गई? आखिर क्यों वो रूठने मनाने से आगे नहीं बढ़ते थे? अपने कमरे में आकर वो सुख सोफे पर खिड़की के आगे पाँव ऊपर करके बैठ गई और सर घुटनों में देकर बेआवाज रोए जा रही थी। बाहरें पता नहीं कहाँ थी। वो हर ख्याल फिक्र से बेपरवाह बस आंसू बहा रही थी। उसका दिल बार बार किसी खौफ के सेहरे से सुकड़ जाता था। बाहरें उसे खाने के लिए बुलाने आई, मगर वो नहीं उठी। दोपहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी और शाम का अंधेरा कप्पादोकिया पे फैलने लगा। हर सुबह पहाड़ों पे सर्द बत्तियां जगमगाने लगी। वो उसी तरह सोफे पे सर घुटनों में दिए बैठी रही। आंसू भी पानी से बने होते हैं और पानी आसमानों से उतारा जाता है, सो आंसुओं के बाद का मरहम भी वहीं ऊपर से आता है। नींद, पुरसुकून नींद। उस पे कब नींद तारी हुई उसे पता भी नहीं चला। दिल में, ज़हन में, आंखों के पीछे, हर जगह ज़ेरे ज़मीं शहर की सुरंग का मंजर उमड़ रहा था। वो गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी। वो धीमे लहजे में उसे पुकार रहा था, हया, बात सुनो। मगर वो उसे सुनना नहीं चाह रही थी। वो उससे फांस भी खड़ा था, फिर भी पता नहीं कैसे उसका शाना होले से हिला रहा था। हया, उठो, मेरी बात सुनो। बहुत धीरे से वो कह रहा था। चांदी के मुजस्मे फिर से वापस लौट आए थे। गहरे कुएं का अंधेरा छुटता गया। चांदी की झील हर सू फैलती गई। उसने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में मध्यम सी रोशनी बिखरी थी। उसके सोफे के सामने मेज के किनारे पे बैठा जिहान बहुत थकान से उसे देख रहा था। उसे आंखें खोलते देखकर वो थके थके अंदाज से मुस्कुराया। देख लो, तुम मेरे लिए कप्पादोकिया नहीं आई, मगर मैं हर दफ़ा तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। फिर भी कहती हो मुझे परवाह नहीं है। वो एकदम उठकर बैठ गई। बिना पलक झपके वो यकटक उसे देखने लगी। फिर अचानक ही बहुत से आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे।